अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। सादिया अफजाल साहिबा की गैर मौजूदगी में प्रोग्राम सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल की मेज़बानी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ PDM का क़याम वजूद में आया था। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत की मौजूदगी में तहरीक इंसाफ की क़यादत में ग्रैंड अलायंस का क़याम वजूद में आ चुका है, जिसके तहत पहला अवामी इज्तिमा 13 अप्रैल को पशीन में मुनक़्क़िद किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस के जरिए भरपूर अवामी मुहिम चलाने का ऐलान किया गया है। ग्रैंड अलायंस बनाने के मामले पर PTI के अलावा MWM, BNP मेंगल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पख्तूनख्वा मैप मुत्तफ़िक हो चुकी हैं, जबकि जमात इस्लामी भी हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल होने का इंदिया दे चुकी है। अख्तर मेंगल JUI समेत दीगर सिंध की जमातों से रब्ता करेंगे। बल्ले जमात इस्लामी की लियाकत बलोच पंजाब में दीगर जमातों से रब्ता करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का मोटो सियासत में अदम मुदाखलत, अवाम की सुपरमेसी, आज़ाद अदलिया और कानून की हुक्मरानी को करार दिया जा रहा है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन अलायंस मुतहर्रिक होने के साथ तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा की कानूनी दुश्वारियां भी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। तहरीक इंसाफ के लीडर सरदार लतीफ़ खोसा का कहना है कि तोशा खाना केस में सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं और बानी PTI साइफर केस से अगले हफ्ते बरी हो जाएंगे। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत विफाक में मईशत के साथ बढ़ती हुई सिक्योरिटी चैलेंजेस से नबरदास्मा है, जबकि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद की तरफ से हुकूमत मुखालिफ तहरीक की सूरत में मजीद चैलेंजेस में इजाफा होगा। इससे कबल हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से लिखे हुए खत और फिर जजेस को धमकी आमेज खतूत की तहकीकात में भी मसरूफ नजर आ रही है, मगर अपोजिशन जमातें इन मामलात पर सियासत चमकाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद और एहतजाज की सूरत में हुकूमत किस तरह मुआशी रिफॉर्म्स कर सकेगी। क्या वजह है मुल्क की बड़ी सियासी जमातें मिल बैठकर सियासी मसाइल का हल निकाल नहीं सकती। क्या फिर से पाकिस्तान में एक इंतशार और धरनों की सियासत का आगाज होने वाला है। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। राना साहब, ईद के बाद तो अब नज़र आ रहा है कि हुकूमत के खिलाफ मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन जो है वो आपके खिलाफ एक नई तहरीक जो है उसको शुरू करने जा रही है। एक तरफ आपको दीगर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, फिर मुआशी चैलेंजेस का सामना है, और एक के बाद एक ये चैलेंज जो कि सियासी चैलेंज होगा। हुकूमत कैसे नबरदास्मा होगी इससे? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत समझती है और हुकूमत ने इस चीज़ की बार बार बात भी की है कि पार्लियामेंट वो फोरम है कि जहां आपको आके काम करने की ज़रूरत है, अपोजिशन जमातों को भी, और जो भी अगर इलेक्शन रिफॉर्म से उनको कोई की ज़रूरत है तो वो भी वही फोरम है। अगर आपने जो है ट्रांसपेरेंसी को बेहतर करना है तो वो भी वही जगह है कि जहां आप उसको बेहतर कर सकते हैं। इनके जितने मामलात हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड हैं, उनका जो फैसला है वो आईनी तौर पे आज़ाद अदारों जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं और अदालतें, उन्होंने करना है। तो ये जो धरने और ये जो एहतजाज और ये जो रैलियां हैं, ये बेमानी और इनकी यानी कि इनका मकसद जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाना है। तो ये अगर देखें, बात ये कि हम तो इनको रास्ता भी दिखा रहे हैं कि पार्लियामेंट का रुख करें, लेकिन ये रास्ता जो है वो सिर्फ टकराव का करना चाहते हैं। ये रास्ता जो है एहतजाज का हक सबको है, वो कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में खलल नहीं डालना चाहिए। बहरहाल हम तो इस ऑफर के साथ मौजूद हैं कि पार्लियामेंट ही रास्ता है सारे मामलात का, सारे इन इशूज का जो वो रेज कर रहे हैं। बाकी जो उनकी ग्रीवेंसेज हैं वो अदालतों से जो है वो दुरुस्त होनी है। बहरहाल देखते हैं, ये पहले भी इस तरह के धरने भी कर चुके हैं, लॉन्ग मार्चेस भी कर चुके हैं, उनसे कुछ मिला नहीं, सवाए मुल्क की जो है साख खराब हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैली और गो मगो की सूरत हाल रही। ये जमातें शायद चाहती यही हैं, और इनके जो पुराने अमाल हैं जिसमें ये IMF को खतूत भी लिखते रहे, वहाँ धरने भी देते रहे उनके दफ्तर के सामने बाहर के मुल्क में, तो ये इनका शायद एजेंडा ही जो है वो पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम ना आने देना है। लेकिन राना साहब, बात यह है कि जब PDM की हुकूमत आप लोगों ने की तो उस वक्त यही कहा गया कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी लेकिन रियासत को बचा लिया, और अब फिर देख रहे हैं हम कि मुआशी चैलेंजेस बड़े संगीन हैं। महंगाई अपनी इस वक्त उरूज पे पहुंच चुकी है, बिजली कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और गैस की कीमतों में तो बेपनाह इजाफा हो चुका हुआ है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि इस हुकूमत के इख्तिताम पर एक मरतबा फिर आप लोग ये कहेंगे कि हम तो ये हुकूमत लेना ही नहीं चाहते थे, गलती होगी हमसे,
और आप डिलीवर भी ना कर सकें। इस वक्त आपको पता है कि आपकी हुकूमत जो है वो इस वक्त गैर मकबूल फैसले कर रही है, आने वाले दिनों में मजीद सख्त फैसले होंगे, तो आपका सियासी कैपिटल जितना लूज हो चुका होगा, किस तरह से रिकवरी होगी आपकी? देखें, सबसे पहले तो जो 16 माह की भी हुकूमत हमने ली, जिन्होंने हुकूमत चलाई, उनमें कोई नहीं कहता कि यह हुकूमत हमें नहीं लेनी चाहिए थी और ये हमें किसी ने मजबूरी में दी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो ये कहा था ना कि मैंने तो कहा था शहबाज साहब को हुकूमत ना लें, इलेक्शंस की तरफ जाएं। देखें, जब हुकूमत ले ली तो उस वक्त फिर हमने उसकी पूरी जिम्मेदारी भी ली और हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब भी देखें, आपने महंगाई की बात की, 38% शरह थी महंगाई की पिछले चंद महीनों के अंदर, और वो अब 20.7% पे आ चुकी है। तो महंगाई जो है पीक कर चुकी है और हम समझते हैं कि आगे उस तरह की महंगाई नहीं नजर आएगी जिस तरह पिछले चंद महीनों में सूरत हाल मौजूद थी। फिर दूसरा देखें, सबसे बड़ी जो बात है कि डॉलर जो है, रुपया जो है वो मुस्तहकम हो चुका है और वो स्टेबल है आपकी एक्सचेंज रेट। तो हम समझते हैं कि जो आगे हुकूमत करने जा रही है, देखें हुकूमत क्या करने जा रही है। हुकूमत अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन में टैक्स रिफॉर्म्स ला रही है, हुकूमत एफबीआर को रीस्ट्रक्चर कर रही है, डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि जिससे टैक्स रेवेन्यू हम एनहांस करें। इसी तरह हम अपने अखराजात को कम करने जा रहे हैं, चाहे वो सब्सिडीज की मद में हो, चाहे वो आपकी पेंशन्स की सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर हो, चाहे वो वैसे ओवरऑल हुकूमती अखराजात कम करना हो जिसमें वजारतों की कमी हो। इस पे भी जो है वो मशवरा जारी है और मेरे ख्याल से जल्द आपको अनाउंसमेंट्स नजर आएंगी। और दूसरी तरफ हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं, उनको भी हम समझते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। पीआईए की मिसाल आपके सामने है, जो आने वाले चंद महीनों के अंदर प्राइवेटाइजेशन अपने का मरहला इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कामयाबी से हो जाएगा। तो हम समझते हैं इन सारे इक़दामात से जो खसारा है हुकूमत का वो कम होगा, और जब खसारा कम होगा तो मनी सप्लाई कम होगी और उससे महंगाई में कमी आएगी, और जो स्पेस जो बचेगी वो अवामी फलाह और बहबूद के ऊपर जो है वो उसको हम लगा आपने सकेंगे। अवामी फलाह बहबूद की बात की है, तो हम ये बयानात तो सामने आते ही हैं कि अवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अब भी हम देख रहे हैं कि अवाम इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, तो अवाम को जो रिलीफ देना था आप लोगों ने, उसमें रुकावट क्या है आपको? देखें, जाहिर सी बात है, फिस्कल स्पेस की मैंने आपको बात की ना, कि अभी तो हमें अपने अखराजात को कंट्रोल करना है, मुल्क को एक ऐसे मॉडल पे चलाना है जो सस्टेनेबल हो। तो बजाय कि अभी हम कर्जे के ऊपर और रिलीफ दें अवाम को, और वो कर्जा जो है वो अवाम को सूद समेत वापस करना पड़े, तो बेहतर है कि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम अपनी रिसोर्सेज को बढ़ाने में का प्लान रखते हैं और अपने अखराजात को कम करने का प्लान रखते हैं। तो इसके तहत, और जो नुकसानदेह जो इदारे हैं उनको हम प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू हम वो स्पेस क्रिएट करेंगे कि इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले बजट में हम इसको बैलेंस करेंगे, जहां ये सारे सख्त इक़दामात जो है वो हमने लेने हैं, साथ साथ हम आवाम की फलाह को भी जो है वो महफूज करेंगे। अच्छा राना साहब, कुछ सियासी मामलात की भी बात कर लेते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई को भी अब कानूनी तौर पर कुछ रिलीफ मिलना जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, और लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर साइफर वाले मामले में भी बानी चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा, और अगर वो जेल से बाहर होते हैं तो फिर आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा ये। और साथ में ईद के फौरी बाद जब एहतजाज और धरनों की बात भी हो रही है, तो आप किस तरह से इस तमाम तर सिचुएशन से निपटेंगे फिर? नहीं, हमारे लिए बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं होंगे। पहली बात तो ये कि ये तो अदालती फैसला है, वो बाहर आते हैं नहीं आते, जो भी होगा। बहरहाल हमें नहीं लगता कि पहले भी वो लॉन्ग मार्च कर चुके हैं जो 24 घंटे में 3-4 घंटे चलती थी, और जिस शहर से वो चल रही होती थी वहाँ दूसरी गली में नहीं पता होता था कि लॉन्ग मार्च हो रही है। बिल्कुल मीडिया पे ज़रूर उनकी प्रेजेंस होती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें पोलराइजेशन की सियासत को रद्द करना है, हमें इंतशार की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सियासत को रद्द करना है। नई हुकूमत है, हमें मौका देना चाहिए कि हम डिलीवर करें और असेंबलियों का रुख करें। आप देखें, असेंबली में अपोजिशन का बड़ा अहम रोल होता है, किरदार होता है। वहाँ वो चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं हुकूमत के ऊपर, एक ओवरसाइट रख सकते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। फिर जो सब्जेक्ट कमेटीज होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ ये इन कमेटियों में बड़ा काम है अपोजिशन का। वहाँ का रुख करें, वहाँ आप क्रिटिसाइज करें हुकूमती पॉलिसीज के ऊपर, आप उनको चैलेंज करें।
बजाय कि आप इस मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम कायम करके रखें जो कि मईशत को ना चलने दें। तो ये देखें, ये अब कब तक हम एक दूसरे की टांगें खींचने की कोशिश करेंगे कि मुल्क जो है वो, अगली हुकूमत जो है वो कोई डिलीवर ना कर पाए या कोई बेहतरी की तरफ ना जा सके। तो मैं समझता हूँ कि असेंबली में फोकस करना चाहिए ऑपोजिशन को, बजाय कि वो ये धरने और ये जो है तमाशा लगा के अवाम को जो है वो आप अवाम को भी ख़राब करें और फिर मुल्क को भी जो है नुकसान पहुँचाएं। अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं और इत्तलात यही हैं कि जो रेकेडिक का मंसूबा है उसके लिए $1 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को दे सकता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि CPEC भी चल रहा है, फिर SIFC के हवाले से भी कहा जा रहा है, कुछ ऐसे 2 ममालिक हैं जो कि उसमें बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो जो इतनी इन्वेस्टमेंट होगी आने वाले दिनों में, कोई प्लान है आपके पास कि आवाम को कितनी जल्दी रिलीफ दिया जा सकता है और पाकिस्तान की मईशत कितनी जल्दी अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है? देखिए, अवाम को रिलीफ तब मिलेगा जब पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर चलेगी, कि एक कंजम्पशन बेस्ड मईशत या इंपोर्ट बेस्ड मईशत से बाहर निकल के हम एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ जाएं, हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को काबू करके आगे ग्रोथ रेट लेके आएं। तो बिल्कुल हम समझते हैं कि ये रिलीफ ये नहीं होती कि आप यूटिलिटी स्टोर पे आप आटा सस्ता कर दें। बिल्कुल ये एक मखसूस तबके को ये रिलीफ मिलती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान को रिलीफ तब मिलेगी जब मुल्क की मईशत जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल आपकी जो फिस्कल डेफिसिट हैं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स हैं, उनको आप काबू पाएं और एक ऐसा मॉडल बनाएं मईशत का कि जिसमें आपके आमदन और अखराजात जो हैं वो इक्वेट हों और आप कर्जे पर रिलायंस आपकी कम से कम हो। तो इसी मॉडल पे हम आगे बढ़ रहे हैं, देखें। और ये जब इसके ऊपर जब हम आगे चलेंगे तो हमें उम्मीद है कि ये फ्रूट्स देगा, ये मैकेनिज्म फ्रूट्स देगा आवाम को, और इससे उनकी जो इनकम है वो बढ़ेगी और महंगाई कम होगी उसके असरात। तो राना साहब, अब ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त इत्तलात तो यही थी कि वो लंदन जाना चाह रहे हैं और शायद उनका इलाज का चेकअप भी है, फिर सऊदी अरब का भी उनका प्लान था। तो अभी कब है उनकी रवानगी और क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और मियाँ नवाज शरीफ कायद हैं PMLN के, और सीनियर तरीन पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान के अंदर। और बिल्कुल देखें, अब वो आज़ाद शहरी हैं, उनके ऊपर कोई केस पेंडिंग नहीं है, वो बाहर जा भी सकते हैं और वापस भी आ जाएंगे, लेकिन उनका कोई लॉन्ग टर्म मुल्क से बाहर रहने का कोई प्लान नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म तो कोई भी बंदा ट्रिप लगा सकता है, उम्रे के लिए जा सकता है, अपने हेल्थ चेकअप के लिए जा सकता है। उनका क्या स्केड्यूल है वो मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन ये इस तरह का तासुर देना कि वो शायद लंदन चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे या वो सऊदीया जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, अगर वो गए भी तो चंद दिनों के लिए वो जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो इसमें तो कोई, मेरे ख्याल से किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। हर पाकिस्तानी जो है, बहुत सारे पाकिस्तानी हजारों लाखों की तादाद में मुल्क से बाहर जाते हैं और वापस आ जाते हैं, तो वो भी जाएंगे, अगर गए तो वो फिर वापस आ जाएंगे। अब MNA हैं वो। तो राना साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब से कल हमारे प्रोग्राम में उनसे बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि PTI का जो मुस्तकबिल है बड़ा शानदार है, बड़ा ब्राइट है और पाकिस्तान पे PTI रूल करेगी। अब तो हुकूमत बन चुकी हुई है, तो ये कैसे मुमकिन है आपके ख्याल में? देखें, उनका ख्याल है कि जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा ब्रिगेड जो PTI की मुल्क के अंदर एक मिस इन्फॉर्मेशन का सेल जो चलाती है, जो हर चीज़ के ऊपर अवाम के अंदर कंफ्यूजन फैलाती है, बिल्कुल वो उसके वज़ीर आज़म हैं और वहाँ वो राज कर रहे हैं। लेकिन उसका भी बंदोबस्त जो है वो ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है कि आप लोगों को मिसगाइड करें और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है, अच्छी बात है उनका मौक़िफ़ है, लेकिन मुझे तो इसका कोई जो है वो आंसर नहीं नज़र आ रहा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, कुछ मजीद मामलात पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इंतखाबात 2024 के बाद विफाक में कायम होने वाली हुकूमत के लिए सबसे अहम चैलेंज मईशत की बेहतरी था, और ये कहा जा रहा था कि मईशत में बुनियादी रिफॉर्म्स की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकेगा।
गुज़श्ता रोज जारी होने वाली UN इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में तेजी और महंगाई में कमी की पेशगोई करते हुए कहा गया है कि रवा माली साल शरह नमू में 2% इजाफा होगा, जबकि माली साल 2025 तक महंगाई की शरह 26% से कम होकर 12% तक आ जाएगी। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, कारोबार और आम आवाम को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में बेहतरी और सब्सिडीज के खात्मे के साथ मईशत में इस्तेहकाम मुमकिन हो रहा है। अलबत्ता टैक्स टू GDP की शरह को बेहतर करने की जरूरत है। UN इकोनॉमिक रिपोर्ट से कबल वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स में भी पाकिस्तान में मुस्तकबिल करीब में मुआशी इस्तेहकाम की तस्दीक की गई थी, मगर मुआशी रिफॉर्म्स के साथ मुश्किल फैसले भी वक्त की जरूरत होंगे। गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि इस महीने IMF की किस्त मिल जाएगी, जबकि IMF के नए प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी। अलबत्ता प्रोग्राम मईशत की बहाली के लिए नागुज़ीर होगा। वज़ीर आज़म का बात करते हुए मजीद कहना था कि PIA की निष्कारी के शेड्यूल पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। मुमकिन सरमायाकारों को पाकिस्तान बुलाएंगे और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का काम भी जारी रखेंगे। IMF के मुतालिबात और हुकूमती इक़दामात को देखते हुए ये तवक्को नहीं की जा सकती कि आम आदमी को अशाए खुरनोश और दीगर सहूलियात की कीमतों में रिलीफ मिल सकेगा। दरहकीकत ज़्यादातर अशिया और सर्विसेज की कीमतों में इजाफे की तवक्को है। हालांकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इस दफ़ा मुश्किल फैसलों का बोझ अवाम नहीं, अशराफिया उठाएंगी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम हुकूमती मुआशी रिफॉर्म्स पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि मईशत की बेहतरी के साथ आवाम का म्यार ज़िंदगी बेहतर होगा या महंगाई में मजीद इजाफा होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे मुआशी माहिरीन। डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, आपको खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर शुमाइल दाऊद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपसे आगाज़ करूँगा। सर ये बताइए, PDM की हुकूमत हमने देखी, उस वक्त कहा जा रहा था कि कुछ मुश्किल फैसले होंगे, उसके बाद आवाम की हालत बेहतर हो जाएगी, नहीं हुई। और निगरान हुकूमत ने जो किया वो भी हमारे सामने है। फिर इलेक्शंस के बाद की हुकूमत पर बड़ी उम्मीदें थी, वो भी हुकूमत आ गई, लेकिन आवाम की मुश्किलात ख़त्म नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है हमें क्या करने की ज़रूरत है कि आवाम का म्यार ज़िंदगी जो है बुलंद हो, महंगाई में कमी हो और आवाम को सुख का सांस मिले? पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कोई भी इकॉनमी IMF की एंगेजमेंट के बाद बिहेव करती है। अगर आप जून 2023 से आज का मुवाजना करें, पहले हम ज़रा शॉर्ट टर्म की गुफ्तगू कर लें, तो इन्फ्लेशन टेपरिंग है, करंट अकाउंट का खसारा कुछ संभल गया है और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कुछ बिल्ड हो गए हैं। तो आपको एक इनिशियल साइंस ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये सब करने के लिए हमें अपनी शरह सूद को बढ़ाना पड़ा, प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स हुई और इसके अलावा कुछ पॉलिसी एडजस्टमेंट्स ऑन दी FPR IMF ने आपको कहा और आपने किया जी। इससे ये तो ज़रूर है कि ये एक इनिशियल स्टेबिलिटी आ गई है, पर इसका कतई तौर पे मतलब ये नहीं है कि हमारे जो देरीना मसाइल हैं, हमारी इन्फ्लेशन या लोगों पर जो कीमतों के बढ़ने की शरह का बोझ है वो इसलिए ज़्यादा है कि हम एक रिकॉर्ड मालियाती खसारा 8% का इस दफ़ा करने जा रहे हैं। हमारी पैदावारी सलाहियत कमज़ोर है, हमारी एनर्जी इनएफिशिएंसीज की वजह से हमारी प्राइसिंग एक्सट्रीमली हाई है, बोथ इन पावर एंड गैस। हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा एक अंसर देखा जब हमने रुपए की कदर को कमज़ोर होते देखा और मतलब खातिर खा कमज़ोर होते देखा। सो ये हैं वो जुज़ जो आपकी पैदावारी सलाहियत समेत अपनी इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसके साथ जब आप पाकिस्तान की शरह नमू जो कि कम हो गई है, पिछले साल नेगेटिव थी, इस साल 2% के करीब होगी, जिसका मतलब यह है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ अगर 2.5% है तो हम अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ तक भी नहीं पहुंच सकते इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग द इकोनॉमी। तो इसके फंडामेंटल चैलेंजेस को जब तक हम डील नहीं करेंगे, जिससे मतलब है एनर्जी सेक्टर की सर्जरी, जिससे मतलब है पाकिस्तान के टैक्स और एक्सपेंडिचर निज़ाम का रिफॉर्म, पाकिस्तान का ग्रोथ आर्किटेक्चर जो कि इस वक्त डिपेंडेंट है एक इंपोर्ट लेड ग्रोथ पे, उसको तब्दील करना और एक एक्सपोर्ट लेड पैदावारी सलाहियत बेस्ड ग्रोथ स्ट्रक्चर बनाना। पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है उसकी तो आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा।
अगर ये सब काम हम करने को तैयार होंगे और इन द लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स जो सूबों का काम है एजुकेशन और हेल्थ और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, यानी कि फूड सिक्योरिटी को देखना, जी तो फिर आपको ये चीजें तब्दील होती दिखाई देंगी। कि आपके अदरवाइज कोई मुताबिक कि खाते सर्जरी खाते करने की नहीं है। ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब ये बताइए कि हम तो सुनते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त आईसीयू में है। इतने हमने मेजर्स भी कर लिए, लोगों पे बोझ भी डाल दिया, लोगों की मुश्किलात में इजाफा भी कर दिया, लेकिन आईसीयू से निकल क्यों नहीं पा रही पाकिस्तान की मईशत पर? देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ। बात यह है कि जो काम या जो रिफॉर्म्स या जो तब्दीलियां करते हैं आईएमएफ प्रोग्राम के तहत, वो उसके बाद जैसे ही उससे हम एग्जिट करते हैं तो वो छोड़ देते हैं या वो अधूरे छोड़ देते हैं, यानी उसमें कंटिन्यूएशन नहीं होती, तो वो पूरी तरह से वो कारगर नहीं हो पाते। तो प्रॉब्लम ये है कि 77 ईयर्स के अंदर हम लोगों ने जो गलतियां करते जा रहे हैं वो स्टैक हो रही हैं। जो सबसे अहम चीज है, जो आई थिंक एक ओवर आर्चिंग इशू है इन तमाम चीजों का, वो है हुकूमत का जो फैलाव है और हुकूमत की मिस गवर्नेंस। अच्छा, मिस गवर्नेंस का मतलब ये नहीं है कि लोग अच्छे नहीं हैं। मिस गवर्नेंस से मुराद ये है कि जो हुकूमत पैदा करती है, काम करती है, प्रोड्यूस करती है या सर्विस देती है, उसमें उसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियोज नहीं है। एक इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि 1990 अर्ली 90s में कुछ हमारे इदारे थे, बैंक्स थे और बहुत सी कंपनीज थी जो प्राइवेटाइज हुई, कुछ हिस्सस के अंदर हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो गई। वो तमाम आज स्टॉक मार्केट पे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हैं और दे आर डूइंग वेल। उनके शेयर्स भी कर रहे हैं, कंपनीज भी ग्रो कर रही हैं, प्रोड्यूस भी कर रही है, एफिशिएंट भी हैं। जी अब इस वक्त जो 200 से लगभग ज्यादा इस वक्त प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको हम अगेन बुक से निकालना चाहते हैं हुकूमत, क्योंकि वो लॉसेज हैं और वो लॉसेज जो हैं ड्रैग कर रहे हैं पूरे हमारे एक्सपेंडिचर्स को। यानी हुकूमत को अपने अखराजात को ना सिर्फ कम करना है बल्कि उसको एफिशिएंट करना है। राइट। तो फिर जाके जो हम इस वक्त रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो नाकाफी रहता है। और कल को अब ये इस वक्त 9.4 ट्रिलियन के करीब है और आगे फर्ज करें अब जो बजट बनेगा उसमें और बढ़ जाएगा हदफ, लेकिन ये भी फिर भी नाकाफी रहेगा क्योंकि वेस्टफुलनेस बहुत ज्यादा है। तो ये एक ओवर आर्चिंग इशू है रिफॉर्म्स का, जो हम उम्मीद करते हैं कि क्या ये सीरियसनेस जो अब प्राइम मिनिस्टर साहब इजहार कर रहे हैं, क्या वो सीरियसनेस इस तरह की है कि इस आईएमएफ अगला जो नया प्रोग्राम है, ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म होने के बाद 3 साल का, इसमें ना सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जो एक तसलसल है वो रहे, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे रिफॉर्म्स हों जो डेप्थ में हो, डीप हो, सुपरफिशियल ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने रिफॉर्म्स की आपने बात की है, तो डॉक्टर खाकान नजीब साहब, क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की अदम मौजूदगी में मुआशी रिफॉर्म्स मुमकिन हो सकेंगी आपके ख्याल में? देखिए, अगर आप डॉक्टर शुमाइल की बात पे गौर करेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि कहने की कोशिश ये की जा रही है कि इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है, इट इज एट द हार्ट ऑफ वेयर योर इकोनॉमी स्टैंड्स टुडे। जी मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है, ये हमने एक सेंस में आउटसोर्स की हुई है। उससे मतलब ये है कि अभी भी ये भरोसा है कि आईएमएफ का प्रोग्राम, यानी कि उनके साथ एंगेजमेंट, वर्ल्ड बैंक के टीएस, एडीबी की हेल्प, आईडीबी की ऑयल फाइनेंसिंग, इस चीज से बिल्कुल निकलना पड़ेगा। आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि जिन ममालिक ने तरक्की की है, उन्होंने अपना इकोनॉमिक गवर्नेंस का फ्रेमवर्क खुद डिवाइस करने की कोशिश की है। अब ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट, आप आईएमएफ में जरूर एंगेज करें, इस वक्त करने के सिवा चारा नहीं है, मैं इससे एग्री करता हूं, बट उसके भी दो तरीके हैं। मैं हमेशा ममालिक को कहता हूं कि कंट्री अथॉरिटीज हैव टू फर्स्ट डू देयर होमवर्क, फॉर्म अ प्लान इन देयर माइंड कि वो एनर्जी पे, फिजिकल पे, ग्रोथ पे, एसओईज पे क्या करना चाहते हैं। जब आप ये सब कुछ डिसाइड कर लें कि आप ये सब कुछ करना चाहते हैं, देन गो टू द आईएमएफ विद योर ओन प्लान। फिर आईएमएफ उसमें ऐड कर सकता है जो वो समझता है। आईएमएफ में खाली इस तरह जाना पाकिस्तान के लिए क्या साबित हुआ? 24 आईएमएफ की एंगेजमेंट्स की हैं, जिंदगी में एक मर्तबा एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कंप्लीट की है। ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि वो फंड फैसिलिटी मैंने पाकिस्तान के लिए एंकर की थी और वो 2013-16 का प्रोग्राम था। जी बाकी सारे प्रोग्राम इनकम्प्लीट हैं। सो इकोनॉमिक गवर्नेंस से आगे एक और ऐड कर दूं, एक एनर्जी सेक्टर गवर्नेंस भी आपको चाहिए। इसके लिए लॉन्ग टर्म तो आपको हुकूमत का साइज कम करना है, दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपको इदारों को प्राइवेटाइज करना है। आम मिसाल लीजिए,
टेलीकॉम सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, आइडियल नहीं होगा, और आपका एनर्जी सेक्टर सरकार के पास है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, टेलीकॉम डीरेगुलेटेड है, प्राइवेटाइज्ड है, बट इन द शॉर्ट रन तो आपको कहीं से कैपेसिटी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि बजट फॉर्मेशन और अगर एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म चाहिए और अगर टैक्स का रिफॉर्म चाहिए, ये तो बड़ी हाईली टेक्निकल बातें हैं। अगर 20-25 साल से नहीं कर पाए, मैं एक और बात कहूं, ये 2206 एंटिटीज हैं इस वक्त, ये डेटा भी हमने पहली दफा पाकिस्तान में दिया। ये इस वक्त जो डेटा आप देख रहे हैं, ये हमने 2011-12 में जब ये किताब लिखना शुरू की, आज भी 206 हैं और 15 साल पहले भी 206 थी। सो सोचिए इस पे कि क्या वजह है कि आप इस तरफ मूव नहीं कर पा रहे। सो डीपर थिंकिंग विद इन पाकिस्तान will bring Pakistan much more fruit than just thinking about going to a program with a multilateral. ठीक है। अच्छा डॉक्टर शमाइल दाऊद, आप ये बताइए, जैसे कि आपने जिक्र भी किया IMF के एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो हमने कंप्लीट किया है और 1.1 बिलियन डॉलर जो है वो इस महीने या फिर अगले महीने तक हमें मिल भी जाएंगे। इसके बाद हम एक बड़े प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। अब ये छोटा सा प्रोग्राम था जिसके लिए इतनी ज़्यादा शराइत थी, वो पूरी करते करते जो है आवाम का भुरकस निकल गया। अब अगले प्रोग्राम को लेके अवाम क्या सोचे, मजीद उन पे सख्ती आने वाली है और कितनी कड़ी शराइत हमें अगले प्रोग्राम के लिए करनी होंगी? अब देखिए, जहां पर आपने अपने इब्तिदाइया में भी बताया कि एक तरफ तो ये खुशाइंद है कि एटलीस्ट चूंकि तसलसल कायम है और हम प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती जा रही है और इस 3 साल के अरसे में जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि और स्टेबिलिटी आ जाएगी, जिसका मतलब ये कि इन्फ्लेशन भी कम होगी, शायद जो शॉक्स थे हमारे फॉरेन करेंसी को वो भी कंट्रोल होंगे। लेकिन जो बात हम आई थिंक दोनों करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस दौरान जो हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि याद रखें कि जो इनफ्लक्स है, जब हम कहीं से कर्जा लेते हैं तो वो ब्रीदिंग स्पेस देता है, वो हमारी पूरी इकोनॉमी को नहीं उठाता, वो सिर्फ हमें कंधा देता है। इस दौरान हमें अपने आप को सस्टेनेबल होने के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना है, जो कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं। अच्छा, अब उसमें क्या है, इस वक्त ये है कि पूरी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आउटसाइड है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ठीक है, वो बाहर घूमता रहता है और उन ट्रांजैक्शंस पे हुकूमत जो है वो टैक्सेस इकट्ठा नहीं कर सकती, जो कभी विद होल्डिंग के जरिए या कभी मुख्तलिफ जिसे कहते हैं एमनेस्टीज के जरिए कोशिश करती है। देखने की जरूरत है कि फोर्स से या सख्ती के बजाय इंसेंटिव्स क्रिएट किए जाएं, रेंट सीकिंग को डिस्करेज किया जाए, जहां पर पैसे पार्क होते थे, चाहे वो रियल एस्टेट थे या ऐसी और जगह थी जहां पे वो पार्क होते थे, लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए। अभी इस वक्त जो ताजिर दोस्त जो स्कीम आई है, उसमें मैं पढ़ रहा था उसकी डिटेल्स में कि आपको हर कुछ अरसे के पास जाके बायोमेट्रिक कराना है, आपको इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। इस तरह की शरायत जो है इसको आसान बनाएं, कोई भी नई स्कीम लाएं उसको इस मद्देनजर रखें कि जो सारिफ है उसके लिए आसानी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस का आगाज करें, उनके लिए आसानी पैदा हो। अभी इस वक्त कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है या उसको मेंटेन करना चाहता है, उसको डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ इदारे तंग करते हैं। अब हमने SIFC तो बनाया है, लेकिन हमने बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुल्क के अंदर जो सरमायाकार बंद करके और अपने आप को, अपने प्रोसीड्स को दुबई या और मुल्कों में शिफ्ट कर रहे हैं, उनको पहले रोकने की जरूरत है ताकि फ्लाइट ऑफ कैपिटल ना हो। तो जब तक हम अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे, अपने इन्वेस्टर को नहीं करेंगे, तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं बढ़ेगी और हमारी जो कलेक्शन है वो बेहतर नहीं होगी। तो ये एक ओवरऑल थिंकिंग शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट है जो जरूरत है, और ये उसी सूरत में होगा जहां पर जो आर्काइक अंदाज है सोचने का, जिसमें जिसे कहते हैं कि पुराने स्टाइल में ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े इदारे और वो लेयर्स, उसकी बजाय हमें तो एक मॉडर्न और एक क्रिस्प तरीके से वो करना होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे फोकस करना होगा, जिसके अंदर आप इंडिकेटर्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, आउटकम्स के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हो। और एक चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो कुकी कटर मॉडल है वो यही है कि जब आपने होमवर्क नहीं किया होता, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, आई एग्री, कि वो जब IMF के पास जाते हैं तो वो फिर कुकी कटर मॉडल्स ही होते हैं और वो उसके ऊपर जो है वो आपके ऊपर वो थोप देते हैं जब आपने अपनी होमवर्क नहीं किया होता। हम पुराना अंदाज यही था कि सड़कें बना दें, ब्रिजेस बना दें या कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें। इनमें अब ये देखना होगा कि हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर हम ये इसके ऊपर 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो ये 100 रुपए हम किस चीज पे खर्च करें जिससे आपकी उस इलाके की, उस रीजन की या उस स्टेट की, उस जगह की जो इकोनॉमी है वो पहिया चले और एक्सचेकर को पैसे आए, जॉब्स क्रिएट हों। सिर्फ
इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसे डालना इज नॉट द राइट अप्रोच. ठीक। वी नीड टू लुक एट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड राइट। एंड इंडस्ट्री को प्रमोट करने की जरूरत है. ब्लैंकेट सब्सिडीज, ब्लैंकेट तरीके से कि जी हमने बस फर्टिलाइजर सस्ता कर दिया तो खुद ब खुद जो है वो चीजें हो जाएंगी. आपके ख्याल में नहीं, जो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने की जरूरत है पड़ेगा. डॉक्टर खाकान नजीब साहब, ये हमें बताइए. माइक्रो लेवल पे जाके उस पे काम करना होगा. जी, माइक्रो लेवल राइट. पे जाके उनके साथ काम करना होगा. राइट. डॉक्टर खाकान साहब, सर ये बताइए, अभी जो इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है हालिया, तो उसमें ये नज़र आ रहा है और कि 26% जो इन्फ्लेशन रेट है वो अगले साल यानी 2025 तक ये 12% तक आ जाएगा, यानी कि तकरीबन हाफ से भी कम हो जाएगा. आपको लगता है ये मुमकिन है? और अगर ये होगा तो ये कैसे होगा? क्या पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसमें इतना पोटेंशियल है कि इसको 12% पे ले आए? तो देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जैसे मैंने कहा शुरू में भी, चूंकि एक फंड के साथ एंगेजमेंट में है, तो हमने शरह सूद को चूंकि बढ़ाकर प्राइवेट सेक्टर जो क्रेडिट है उसको कम कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर डिमांड कम कर दी है. उसकी वजह से ऑब्वियसली इन्फ्लेशन थोड़ी टेपर हो रही है. कुछ क्रॉप्स बेहतर आ रही हैं, हम उसकी वजह से भी जो सप्लाई साइड है वो थोड़ी सी बेहतर है. पाकिस्तान की एनर्जी के मेजर प्राइस पास थ्रू शायद हो गए हैं, बट जुलाई में फिर कुछ होंगे. 29, उसके ऊपर 26, उसके ऊपर जो अगला साल है वो इतना बेस इफेक्ट आ जाएगा कि जरूर ये टेपरिंग डाउन हो जाएगी. बारिंग के तेल इंटरनेशनली फिर 90-91 डॉलर पे चला गया है, ये 80s में हॉवर कर रहा था. बारिंग के कोई और लोकल शॉक यानी कि डोमेस्टिक सप्लाई साइड शॉक ना आए और हम कुछ एनर्जी की जो इस वक्त इनएफिशिएंसीज हैं उनको संभालने में कामयाब हो जाएं. पर इन द लॉन्ग रन तो जो जब तक पैदावारी सलाहियत को ठीक नहीं करेंगे, हम कभी भी ये चीज ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, जब तक एनर्जी एफिशिएंसी को ठीक नहीं करेंगे, जब तक अपनी फिस्कल के खसारे को नहीं संभालेंगे. सो ये करने के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक IMF के साथ एंगेजमेंट है, दूसरा लेट्स सी कि जो गवर्नमेंट बजट अब लेकर आती है उसमें क्या वाकई सवियर एक्सपेंडिचर सर्जरी दिखाई देती है कि नहीं. मैं बार बार कहता हूं कि इट्स टाइम टू डू स्मॉल स्टेप्स, इट्स टाइम टू डू मच बिगर स्टेप्स, बिकॉज खसारा इस दफा का 8% यानी कि 8,500 अरब रुपए का है. लेट्स ऑल रियलाइज हाउ सीरियस दैट इज. ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि जी ये खसारा जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हम उसे देख रहे हैं और आने वाले दिन अब बजट भी आने वाला है, फिर IMF के एक नए प्रोग्राम में भी हमने जाना है, तो आवाम के लिए कितनी मुश्किलात होंगी इस पर मजीद भी हम बात करेंगे. फिलहाल एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है. आप लोग वेलकम बैक. गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. अच्छा डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, सर ये बताइए, हम एक अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जो टैक्स नेट है उसको नहीं बढ़ाया जा रहा और टैक्स रेवेन्यू में काफ़ी मसाइल भी हुकूमत को दरपेश हैं. तो क्या इसका यही तरीका होता है, जब भी टैक्स नेट को बढ़ाना होता है तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया जाता है? आप कोई और जरिया नहीं है, कोई और तरीका नहीं है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो डायरेक्ट टैक्स है वो तो कम है ही, और अभी जो परफॉर्मेंस है वो और खराब हुई. हम 10% से भी नीचे आ गए हैं. और दूसरी बात ये कि जो फाइलर्स हैं उनका भी जो तादाद है वो भी घटी है. तो जो नंबर्स हैं वो कम हुए हैं. इसका मतलब ये है कि दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि बिजनेसेस बंद हुए हैं या लोग डिस्करेज हुए हैं और लोग शाय हुए हुए हैं फ्रॉम फाइलिंग. अब इसमें ज़ाहिर बात है बिजनेसेस बंद होने के अलावा बहुत बेतहाशा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसका बहुत दफा जिक्र होता है मीडिया के ऊपर, जिसमें वो सेगमेंट्स हैं जो अपना हिस्सा नहीं डाल रहे सर्विसेज से, खासतौर पे रिटेल में सर्विसेज के मुख्तलिफ जो सार्फिन हैं प्राइवेटली या मुख्तलिफ, इसमें एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, और उसके साथ साथ फिर आपके रियल एस्टेट है जिसके बारे में पिछली भी जो एक साल है उसमें कोशिश की गई और उस पर अभी भी बैक एंड फोर्थ रहा है, जिसमें वेल्थ टैक्स लगाने की कोशिश है. जब हुकूमत अपने वो टारगेट्स पूरे नहीं कर पाती तो जाहिर बात है वो इनडायरेक्ट मोड में जाती है. अब डायरेक्टली जो डायरेक्ट टैक्स है वो भी इनडायरेक्टली विदहोल्ड किया जाता है और विदहोल्डिंग के मदद से ही हुकूमत अपने टारगेट्स पूरे करती है. और 20,000 प्लस ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी मैन पावर है जो इसके ऊपर वो है. तो इसका मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर है या तो वो इंपोर्ट की लेवल के ऊपर सेल्स टैक्स वहां पे से कलेक्ट हो जाता है, या प्रोडक्शन की तरफ से हो जाता है, या आपके विदहोल्ड करने की मदद से हो जाता है. और बाकी जो है आपका, जिस तरह आपने जिक्र किया, गैस और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से और
आपके जितने प्रोडक्ट्स आप खाते हैं, पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनके ऊपर कलेक्ट होती ठीक है। हो गया। हमारा ये कहना है जो चेम्बर्स हैं प्राइवेट कैपेसिटी में टैक्स के ऊपर, जो हमारे थिंक टैंक्स बने हुए हैं, वो यही कहते हैं कि आप इसको बतदरीज लो लेवल लेके आए, सेल्स टैक्स को कम करें और ज्यादा लोगों को उसमें शिरकत करने पे ठीक। लेके आए। यानी जो उनका बाहर रहने का जो एक्सक्यूज है या उसको बाईपास करने का, वो खत्म करें और ज्यादा लोगों को करें, तो आपकी कलेक्शन बेहतर हो जाएगी और Right. आसानी पैदा करें। सो Right. इसके जरिए हुकूमत कैन डेफिनेटली इंक्रीज देयर इनकम। राइट। अच्छा डॉक्टर खकान नजीब साहब, अगर क्विकली मैं आपसे पूछ पाऊँ, वज़ीर आज़म साहब का ये बयान जो कि कल हमने देखा भी, उसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पे हम कम बोझ डालेंगे, अशराफिया पे हम ज़्यादा बोझ डालेंगे। हकीकत इसके बरक्स नज़र आती है। अगर वज़ीर आज़म की इस बात को मान भी लिया जाए तो ये कैसे मुमकिन है? देखिए, पाकिस्तान में अगर आपने किसी दिन ये डिसाइड किया कि आप अपना पूरा एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करेंगे, तो आप ज़रूर इस तरफ बढ़ सकेंगे कि आम आदमी ये समझेगा कि पैसे पहले तो खर्च बेहतर हो रहे हैं, जिसमें पेंशन का रिफॉर्म भी शामिल है, जिसमें टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज़ का रिफॉर्म भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान की डेट को हैंडल करना भी शामिल है, उस पे कितने पैसे जा रहे हैं वो शामिल है। अब इससे आगे जाइए तो आपको ये मालूम होगा कि पाकिस्तान में एक टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, वो 2240 अरब रुपया है। आप जाकर देखिए उनको, और अगर आपको मालूम होगा कि इकोनॉमिक सर्वे में हमने खुद ये लिखी हैं, फिर आप जाकर देखिए कि एक बड़े टैक्स गैप्स हैं, सर्विसेज सेक्टर में है, जीएसटी की कलेक्शन में है। आप इनको जाकर देखिए कि ये तो 30 से 35-40% है, यानी कि जो टैक्स लगा हुआ है, जो कलेक्ट नहीं होता, वो कैसे फिल करना है। अगर आप ये चीज़ें देखना शुरू करेंगे और फिर आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि अगर पाकिस्तान का 22% हिस्सा एग्रीकल्चर है और टैक्स कलेक्शन 2% है पूरी टैक्स कलेक्शन का, मतलब ना होने के बराबर है, सॉरी, जीडीपी का, जी। यानी कि 3-4 अरब रुपया आएगा सिर्फ एग्रीकल्चर से। तो फिर आप खुद ही समझ जाएंगे ना कि आप अमीर आदमी तक पहुंचे तो पहले, फिर इसी तरह मेरे दोस्त हजरात जो हमारे रिटेलर और होलसेलर हैं, वो इतना बड़ा हुजम रखते हैं पूरे जो टैक्स का निज़ाम है उसका। तो आप जाकर देखिए उनसे, जैसे अभी शुमाइल कह रहे थे कि एक्टिव टैक्स पेयर नीचे गया है, आपका एक रिसर्च शो करती है कि 10.5 मिलियन एस्टिमेटेड इनकम टैक्स पेयर होना चाहिए, जी। आज वो 3.5 मिलियन भी नहीं है। तो आप, ये हैं वो लोग जिनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक। ताकि हम इसी पैसे को यूज करके इनकम सपोर्ट भी चलाएं, बिल्कुल। इंडस्ट्री को भी टारगेटेड हेल्प करें। और आखिरी बात ये कहूंगा कि अगर आपने वाकई इन द शॉर्ट रन मुल्क को तब्दील करना है, तो ऐसी कॉम्पिटेंस हर जगह पैदा कीजिए कि ये जो सारी बातें आज हमने की हैं, इनको अमली जामा पहना सकें। ठीक है सर, बहुत बहुत वरना शुक्रिया 5 डॉक्टर साल बाद खकान नजीब साहब। कथा कलामी की माजरत, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।